चिल्ला के बोले हैं, नीचे तक सुने आदमी। अब ठीक है। हाँ सर, अभी ठीक है। ठीक है, तो ईयरफोन लगा के पढ़ा करना, स्पीकर तो नहीं पड़ता ना। सर ईयर ही फोन है, तब भी तभी तो बोले। ओहो, ठीक है, तो थोड़ा तेज बोल लेंगे। हम लोग इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। ये सब पढ़ने से पहले आपको हीट टेम्परेचर इसके बारे में आइडिया तो होगा, पता होगा हीट टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, ये सब तो पढ़ा होगा ना। बाकी चीजें पूरा पढ़ ली है तो इसे पता होगा हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है। सर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या होता है, जैसे अलग अलग टाइप का एनर्जी होता है, हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट भी जो होगा क्या होगा, जूल ही होगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या अमाउंट होता है, ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ हीट, तो फिर हीट हो जाएगा ना। हीट का अमाउंट 4 कैलोरी 5 कैलोरी तो हीट हो जाएगा। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो फिर अमाउंट ऑफ हीट तो केल्विन होगा। क्या होता है, कोई बताओ। हीट तो एनर्जी को फॉर्म होगी तो जूल। हीट ना, टेम्परेचर पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर तो सर कोई बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं हम लोग उससे। वेरी गुड। बेसिकली टेम्परेचर हम लोग को क्या बताता है, कोई बॉडी कितना हॉट है या कोई बॉडी कितना कोल्ड कोल्ड है। है। ये आपको बताता है कि हीट ट्रांसफर किधर से किधर होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी बताता है अगर एक बॉडी हॉटर है दूसरी बॉडी से, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरी बॉडी से, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो उससे लोअर वाले बॉडी ज्यादा में। टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। वेरी गुड, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है। तो हम लोग बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ेंगे, पहला तो पढ़ेंगे हम लोग थर्मोमेट्री, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, और पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो थर्मोमीटर, थर्मोमेट्री मतलब क्या है, बेसिकली हीट को मेजर करने का तरीका, कैसे हीट को हम लोग मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या हो जाएगा, बेसिकली थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो कि क्या मेजर करता है, तो मेजर करेगा टेम्परेचर को। ठीक है, बेसिकली थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर तो टेम्परेचर मेजर करने का एक डिवाइस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैसा कैसा टेम्परेचर मेजर करने का कौन कौन सा डिवाइसेज है, कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा स्केल है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्मोमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोमेट्री। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, थर्मोमेट्री में बेसिकली हम लोग डील करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर दिख रहा है ना स्क्रीन। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इसको हम लोग मेजर करेंगे किससे, थर्मोमीटर से। अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर होता है, अपने को उस पर डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है क्या है कि थर्मोमीटर किस पे काम करता है, किस पे प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, किसी भी बॉडी को टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना गया है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर होगा तो उसको कहीं ना कहीं से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसके लिए 2 पॉइंट को हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है। कौन सा दो दो पॉइंट है, एक है आइस पॉइंट। आइस पॉइंट किसको बोलते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, आइस के फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट। और एक हमको है बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या होगा, तो जिस टेम्परेचर पे वाटर हमारा क्या करता है, बॉयल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट। अगर अलग अलग स्केल में हम लोग, अलग अलग स्केल में किसी भी टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके दो ही रेफरेंस पॉइंट होंगे, एक होगा आइस पॉइंट, दूसरा होगा स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे वाटर हमारा क्या करता है, फ्रीज करता है, इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर बॉयल करेगा। उस तरह से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे आइस क्या करेगा, हमारा
मेल्ट वाटर क्या करेगा, आइस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मतलब आइस में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। जो भी टेम्परेचर का स्केल है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, या फिर केल्विन में हो, उनको इसी अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको आइस पॉइंट डिफाइन करना होगा और एक स्टीम पॉइंट डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो कोई भी जनरल स्केल को लेके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि फ़ारेनहाइट स्केल ही हो, सेल्सियस स्केल ही हो, चाहे केल्विन स्केल ही हो, कोई भी जनरल स्केल होगा उसमें हम लोग पता करेंगे। मान लो कोई भी एक जनरल स्केल है, ठीक है, जनरल थर्मोमीटर उसका स्केल है। ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, लीनियर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। मान लो कि कोई जैसे कि मान लो कि वो मरकरी वाला है, उसमें जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें कैसे मेजर करते हैं, तो जो मरकरी का कॉलम है उसका जो लेंथ है वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। अगर मान लो कि इधर आप टेम्परेचर रख लो, ठीक है, इधर उसका प्रॉपर्टीज रख लो, लेंथ रख लो, चाहे कोई भी रख लो, तो क्या करेगा, लिनियरली इस तरह से वेरी करेगा। इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किसी भी टेम्परेचर के स्केल को डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर मेजर होगा। सबसे पहले हम लोग अलग अलग जो स्केल है टेम्परेचर स्केल का, जनरली हम लोग को 3 तरह का स्केल पढ़ना है। उसके बाद एक जनरल स्केल भी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई जनरल स्केल होगा तो किस तरह से उस पर हम लोग काम करेंगे। पहला स्केल कौन सा है, उसको स्केल बोलते हैं हम सेल्सियस स्केल। दूसरा क्या है, तो केल्विन, और तीसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। कैसे डिफाइन करेंगे सबको, तो अगर हम लोग सेल्सियस स्केल की बात करें, ठीक है, तो आइस पॉइंट कितना डिग्री होगा, आपको सबको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस स्केल में बात करेंगे तो आइस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग मानेंगे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अगर हम लोग केल्विन स्केल की बात करें या फिर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा आइस का वो कितना होता है, तो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में वो क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह से अगर केल्विन स्केल की बात करें हम लोग, ठीक है, केल्विन स्केल में भी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे केल्विन स्केल में वाटर फ्रीज करे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उसका मेजरमेंट जो होता है वो कितना होता है, 273.16 या 15 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, तो 373.15 केल्विन। बोले सर कहाँ से लिख रहे हैं सब, ये सब चीज़ मेजर किया हुआ है, ठीक है। स्केल बनाओगे ऐसे थोड़ा ना बनाओगे, कुछ तो मेजर करोगे ना। आइस वाले यस। वाटर में डाल दो उस स्केल को, ठीक है, केल्विन स्केल को मेजर करो कि आइस का टेम्परेचर कितना आ रहा है उसमें, तो उसका टेम्परेचर मेजर करके आया कितना, 273.15 केल्विन। उस तरह से जो वाटर बॉईल कर रहा है उसमें डाल दो, ठीक है, जिस पॉइंट पे बॉईल करना शुरू किया वहाँ मेजर कर लो उसका कितना टेम्परेचर है, तो वो आया मेजर करके 273.15 केल्विन, एक्सपेरिमेंट करके, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, सपना में आया था कि लिख दिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो सेल्सियस स्केल है, ये कौन सा स्केल है हमारा, सेल्सियस स्केल है। ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट स्केल, ये हमारा हो गया केल्विन स्केल, ठीक है। कई बार आते हैं क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, नहीं आएंगे, इतना सिंपल सिंपल थोड़ा ना आएंगे। कई बार आता है कि एक स्केल से, जैसे मान लो किसी का टेम्परेचर है, मान लो सपोज कुछ टेम्परेचर है, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और यही टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, कैसे पता करेंगे, ठीक है। एक रिलेशन आता है, वो हम निकाल के देखेंगे कैसे आता है। अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में कैसे करेंगे, और केल्विन में दिया हो तो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, किसी में भी एक में भी पता रहेगा तो क्या करेंगे, तीनों स्केल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, निकाल सकते हैं क्या क्या टेम्परेचर होगा। उसके लिए एक रिलेशन हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखना। अगर इसमें डिवीजन देखोगे पहले, उससे पहले सेल्सियस स्केल में डिवीजन देखोगे तो इसमें हम लोग 100 डिवीजन किए हुए हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक इसमें हमने कितने डिवीजन किए हैं, तो 100 डिवीजन किए हैं। इसमें देखोगे तो कितने डिवीजन आएंगे, तो 212 माइनस 32 आप करोगे तो कितने आएंगे, 180 डिवीजन होंगे। कितने डिवीजन होंगे, 180। और यहाँ भी देखोगे तो कितने डिवीजन आएंगे, यहाँ पे आएंगे 100 डिवीजन। यानी डिग्री सेल्सियस या फिर
केल्विन में, दोनों में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 100 है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें 1 डिवीजन का चेंज आया, किसी का टेम्परेचर में 1 डिवीजन का चेंज आया, तो केल्विन में भी कितना डिवीजन का चेंज आएगा, 1 केल्विन का चेंज आएगा। यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर डेल्टा चेंज बोलते हैं हम लोग, अगर 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना होगा, 1 केल्विन का चेंज होगा। यहाँ जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कितना, मान लें कि यहाँ से 40 से 41 हो जाता है, 40 से 41 हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी केल्विन में टेम्परेचर रहेगा उसमें भी क्या होगा, 1 यूनिट का इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, सेम होगा। जबकि इसमें जो चेंज होगा कितने के बराबर होगा, इसमें जो चेंज देखोगे ये क्या होगा, 1.8 डिवीजन के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर हर जगह पे टेम्परेचर राइज क्या हुआ है, सेम हुआ है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से ही चेंज हुआ है, इसमें जो टेम्परेचर राइज होगा 1 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितने बराबर होगा, इसमें आप देखोगे तो वो कितना होगा, 1.8 डिवीजन के बराबर होगा, 1.8 डिवीजन के बराबर होगा। जबकि केल्विन स्केल में देखोगे तो क्या रहेगा, वो 1 डिवीजन के स्केल के बराबर ही उसमें क्या आएगा, राइज आएगा, यानी चेंज होगा। यानी यहाँ से 40 से 41 हुआ है, तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर उसके इक्विवेलेंट होगा केल्विन में, वो भी क्या करेगा, 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, 1.8 से बढ़ेगा, 1.8 से बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट कि हमारा क्या है, ये वाला जो है, ये मान लो कि डिग्री सेल्सियस का, इधर डिग्री सेल्सियस है, इधर मान लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इधर मान लेते हैं हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये स्केल कैसा होता है, लीनियर होता है। अगर आप देखोगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो पहले बताओ ये पॉइंट हम लोग मान के चलते हैं क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, ये हो गया हमारा, हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो कि सेल्सियस में कितना आएगा, तो सेल्सियस में आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट, सॉरी, ये मान के चलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, इसको मान के चलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट स्केल है इधर की ओर, ये वाला पॉइंट कितना होगा फ़ारेनहाइट में, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, और ये कितना होगा, ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब मान लो कि हमको क्या करना था, इसमें कोई एक रेटिंग था, मान लेते हैं कि सी है, अब 40 हटाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो किसी थर्मामीटर से, मान लो कि सेल्सियस थर्मामीटर से आपने क्या किया, मेजर किया, और उसमें जो रीडिंग आया मान लो कि सी आया। ठीक है, इसमें मान लो कि सी डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर किसी बॉडी का आपने मेजर किया। अब बोलता है उसी बॉडी अगर टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं उस बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, सी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, फ़ारेनहाइट में इसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, ग्राफ से देखेंगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में इसकी रेटिंग क्या होगी, अगर इसमें सेल्सियस में रीडिंग अगर इसकी सी है, तो हमने मान लिया कि फ़ारेनहाइट में इसकी जो रीडिंग आगे क्या आएगी, एफ के बराबर आएगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, लीनियर होता है, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखोगे तो क्या होगा, अगर आप tan थीटा की वैल्यू लिखो, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू लिखो, तो क्या आएगा, दिस बाय दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस, या फिर सिमिलर ट्रायंगल भी लगा सकते थे, या फिर स्लोप से भी देख सकते थे, स्लोप क्या है, लीनियर है ग्राफ, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ये जो चेंजेज आएंगे दिस बाय दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में ये जो स्लोप आएगा कितना आएगा, तो एफ माइनस एफ माइनस 32, ये जो लेंथ आएगा कितना आएगा, एफ माइनस 32 आएगा कि नहीं, ये कितना है, एफ है, और इसका लोअर पॉइंट कितना है 32, इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, सी माइनस 0। अगर ए लेंथ देखेंगे तो ए लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ तक सी है, ये कितना है 0, सी माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वाला रिलेशन देखो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, बस स्लोप इक्वल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 0।
ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस 32 बाई सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, 180 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब ये आ गया कितना, 9/5। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, 9 से क्या हम डिवाइड कर दिए और सी को उधर ले गए, c/5। तो ये बेसिकली एक रिलेशन निकल गया हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। अगर आपसे पूछे कि किसी का रीडिंग मान लो कि सेल्सियस डिग्री में 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, किसी का रीडिंग आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो पूछे कि इसका रीडिंग फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, इसका रीडिंग फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू, सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, सी क्या है, तो सेल्सियस स्केल में इसका रीडिंग है, सेल्सियस का रीडिंग कितना दे रखा है 40, तो 40/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये 9 था, 9 इंटू 8 कितना होगा 72 प्लस 32 कितना हो गया 104 हो गया ना। तो फ़ारेनहाइट में उसी की जो रीडिंग आएगी, कितनी आएगी रीडिंग, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। उसी तरह से आप सब में निकाल सकते हो रिलेशन, हमने क्या रिलेशन निकाला, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में निकाला। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकाल सकते हो, उसी तरह से केल्विन और डिग्री सेल्सियस में भी आप इनका निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे निकालने का सिंपल सा तरीका है, एफ क्या है, मान लेते हैं कोई भी जनरल स्केल है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक जनरल स्केल है जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का रीडिंग है दे रखा है x0, ठीक है, कोई भी जनरल स्केल हो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट का जो रीडिंग है वो दे रखा है कितना, x0, और जो स्टीम पॉइंट का रीडिंग है वो दे रखा है आपको x100। इसका मतलब क्या होगा, कोई एक जनरल स्केल होगा, x मान लेते हैं कोई एक जनरल स्केल है, ठीक है, जनरल स्केल है जिसमें हमने उस स्केल से मेजर किया कि आइस पॉइंट पे इसका स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है, तो रीडिंग बताया हमको कि x0 है, ठीक है। उसी स्केल से हमने मेजर किया स्टीम वाटर का टेम्परेचर, तो वो दिखाया आपको x100। तो क्या होगा, आप अगर यहाँ देखोगे तो ये जो आया, ये क्या आया, तो 212 क्या था, 212 था फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, ये तो बॉइलिंग पॉइंट था ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये था इसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ भी देखोगे तो एक क्या है, एक किस में था, तो ये था सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। में, हाँ, और वो नीचे जो है सेल्सियस में। ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसका क्या है, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट। ठीक है। तो मान ले कि बोले कि आपको कि इसमें इसका रेटिंग है, सॉरी रेटिंग बोलता हूँ हर बार, रीडिंग, जब भी रेटिंग बोलूँगा रीडिंग समझना, रेटिंग यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मान लो कि इसका रीडिंग है सेल्सियस, तो पूछता है कि इस टेम्परेचर का रीडिंग इसमें कितना होगा, इस स्केल में कितना होगा, ठीक है। अगर हमें निकालना है कि यहाँ पे जो स्केल होगा उसमें रीडिंग कितना होगा, ठीक है, अगर उसका सेल्सियस में या फिर कहीं भी दिया होगा, जो दिया रहेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्सियस वाले के चल रहे अभी। मान लो कि सेल्सियस में इसका रीडिंग है कितना, सी, तो आपका जो नया जनरल स्केल है उसमें इसका रीडिंग कितना आएगा, तो मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ साइड में, ताकि दिखते रहेगा। तो कैसे लिखोगे, तो अपने को बेसिकली क्या करना है, तो सेल्सियस स्केल और एक जो नया स्केल है हमारे पास जनरल स्केल है उसके बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, सेल्सियस के पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 माइनस 0, सेल्सियस स्केल में कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई जिसमें रिलेशन निकालना है, किसमें निकालना है, तो एक सी की जगह पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, नया आ जाएगा x आ जाएगा, चाहे ऐसे उल्टा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिख लो, पहले नए वाला स्केल में लिख लो। तो नए वाला स्केल में क्या होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होगा, x100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, x0, ठीक है, दे रखा है, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय, दो स्केल से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट, सेल्सियस है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल माइनस फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, अब x आ जाएगा, x माइनस, ठीक है, 32 क्या था इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका
फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा x नॉट डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा c माइनस 0। ये बात समझ में आ रही है? जिस भी नए स्केल में आपको निकालना है रीडिंग आप आराम से निकाल सकते हो। सिंपल आपको निकालना क्या है, तो किसी भी नए स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय जिस स्केल से आपको कंपेयर करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और उसमें जो रेटिंग है मान लेते हैं एक्स रेटिंग है, रेटिंग क्यों बोल रहा हूँ हर बार, एक्स रीडिंग है, एक्स रीडिंग माइनस, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और जिस स्केल से कंपेयर करना है उसका रीडिंग माइनस, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं स्लोप को इक्वल कर रहे हैं। तो कोई भी जनरल अगर आपका स्केल रहेगा तो उसमें आप रेटिंग बोल दिया, आप उसमें रीडिंग निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी स्केल रहेगा। अगर आपसे पूछो को बताओ तो जरा फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होगा, खुद से ट्राई करो तो। एक लाइन में लिखो रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, क्या होगा? और ये भी निकालना रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, कैसे आएगा? तो आपको क्या बोले हैं, पॉइंट क्या याद करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ़ारेनहाइट वर्सेस केल्विन का निकालते हैं। फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो 212 200 माइनस माइनस इसका जो 32 फ्रीजिंग, वेरी गुड, केल्विन का कितना हो जाएगा, केल्विन में 373.1 373 माइनस माइनस 273, 273। ठीक है, और इसका रिलेशन हम मान लेते हैं कितना है एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई के माइनस कितना हो जाएगा 273.15। इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा 180 बाई 100, ये आएगा ना, तो यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा 180 बाई 100 को सीधे लिख लेते हैं 9/5, सीधे लिख लेते हैं 9/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ माइनस 32 डिवाइड बाई के माइनस 273.15, 1516 होता है, देख लेना कितना होता है, आई थिंक 15 होता है। आप इसको लिख लो इस तरह से अरेंज करके f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा k माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आ गया फ़ारेनहाइट और केल्विन में आपका रिलेशन, ठीक है। उस तरह से डिग्री सेल्सियस और केल्विन में देखो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ आप निकाल लेना। केल्विन इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल C प्लस 273.15। अगर आप देखोगे तो 0 केल्विन था तो कितना था, डायरेक्ट आ जाएगा, ज्यादा करना भी नहीं इसमें, 0 डिग्री सेल्सियस था तो कितना था 273, और इसमें अगर एक डिवीजन का रेज हो रहा है तो इसमें भी कितना है एक डिवीजन का ही। दोनों बराबर है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, तो 0 डिग्री के जगह पे 273 प्लस जो भी डिग्री सेल्सियस होगा, मान लो कि 10 है इसमें, तो क्या हो जाएगा 273 प्लस C 283 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इस तरह से भी निकाल दोगे सेम ही आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएगा केल्विन का रिलेशन सेल्सियस के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस। अगर तीनों को मिला के लिखोगे तो क्या आ जाएगा C/5, एक साथ लिख लेते हैं। देखो f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू क्या था, ऊपर से देखोगे तो याद होगा आपको, f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू कितना था C/5, ठीक है। ये 9 है, कुछ और जी मत समझ लेना, राइटिंग का थोड़ा सा, और s ना होके 5 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया था फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C/5,
F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C बाई 5, और यहाँ से कितना आ गया है K माइनस 223.15 डिवाइड बाई 5। 5। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे तो आप किसी भी स्केल से दूसरे स्केल में आप आराम से टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, भुला भी जाओगे तो आप सिंपल याद रखना, क्या रखना है, तो किसी भी टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट मेन तो आपका यही है। ठीक है, जिस भी टेम्परेचर में आपको दिया हुआ है, कोई एक नया टेम्परेचर स्केल बना के दे देगा आपको। ठीक है, कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट 95 है, जैसे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बोलता है कि एक थर्मोमीटर है जो कि कैसे रीड करता है, तो बोलता है जो थर्मोमीटर है उसमें मान लेते हैं कोई भी एक थर्मोमीटर है, एक्स मान लेते हैं कि थर्मोमीटर है, जिसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट का रेटिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट उसमें है 95 डिग्री, सॉरी 95 तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी एक थर्मामीटर है जनरली हमको, ठीक है, ये अच्छा वाला थर्मामीटर नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना मेजर करना चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन मान लो कि फॉल्टी थर्मामीटर है, कोई खराब सा थर्मामीटर है जो क्या कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कर रहा है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर रहा है 95 डिग्री सेल्सियस पे। पूछता है कि अगर इस थर्मामीटर में रीडिंग आया 60, ठीक है, रीडिंग कितना है, रीडिंग कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, तो पूछ रहा है कि अगर इसमें रीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस आया तो इसका जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा क्या होगा। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर वो है थर्मामीटर, फॉल्टी थर्मामीटर है, ठीक है, जिसमें दे रखा है आपको ये जो थर्मामीटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दे रखा है 5 और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपको 95, और किसी भी बॉडी का किसी भी लिक्विड कुछ भी हो उसका टेम्परेचर इसने रीड किया कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, तो बोल रहा है कि एक्चुअल रीडिंग क्या होगी इसकी, ट्रू रीडिंग क्या होगी। तो फॉल्टी उल्टी तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक ये मान के चलते हैं क्या है, एक नया तरह का थर्मोमीटर है, एक नया तरह का थर्मामीटर है जो इस तरह से इसको रीड कर रहा है। आपको क्या बोले थे, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट करो तो पहले खुद से, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो क्या आ गया, जो न्यू थर्मोमीटर था उसका, न्यू थर्मोमीटर का क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइड में क्या हो जाएगा, सेल्सियस में निकालना ना आपको एक्चुअल रीडिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसमें जो रीडिंग है, ठीक है, फॉल्टी थर्मोमीटर में जो रीडिंग है या फिर न्यू जो बोल दें, ठीक है, इसका रीडिंग माइनस इसका कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बताए थे ऊपर में, x100 क्या था, तो किसी भी न्यू थर्मोमीटर में उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर माइनस x0 क्या था, उसी थर्मोमीटर में, सॉरी उसी स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइड बाई जो नोन है उससे कंपेयर, जिसे कंपेयर करना है 100 माइनस 0, सेल्सियस वाला है, फ़ारेनहाइट वाला रहेगा तो फ़ारेनहाइट वाला रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो उसमें जो रीडिंग आया माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई उसमें रीडिंग होगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें रीडिंग कितना था आपको दे रखा था 60 माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा 5, और निकालना किस में आपको सेल्सियस में, एक्चुअल रीडिंग आपको पता करना है, तो C माइनस कितना हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0, ये कितना हो जाएगा 90/100 इक्वल टू 55/C, इसको सॉल्व कर लेना कितना आता है, C इक्वल टू आ जाएगा 550/90, 61.11 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो कितना था 61.11 था, लेकिन उसको रीड कितना किया, वो 60 किया। उसको एक्चुअल अगर सही वाला थर्मामीटर से रीड करते हैं हम लोग, उसमें जो टेम्परेचर आता कितना आता 61.11 आता। यही बात समझ में आ रही है।
यस सर। पक्का से? यस सर। हैं? नहीं आ रहा तो बताओ, सिंपल सा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अच्छा अगर आता है तो बताओ, तो जरा एक क्वेश्चन देता हूँ वापस से। बोलता हूँ एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग इज सेम। एट व्हाट टेम्परेचर Celsius and Fahrenheit reading is same। बोलो कैसा, कौन सा वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे सेल्सियस का भी रीडिंग और फ़ारेनहाइट का रीडिंग दोनों का सेम सेम रीडिंग आएगा? -40। याद कर रखा है जी? यस सर। हैं? निकाल को बताओ। -40 आंसर सही है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह मिल जाता है, इसलिए याद कर रखा है मेडिकल वाला स्टूडेंट भी ना। कैसे निकालेंगे? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जाना है आपको, ठीक है? तो दोनों का रीडिंग मान लेते हैं कि एक्स रीडिंग है, ठीक है? ये जो रीडिंग है दोनों में क्या है, एक्स है, जो कि क्या आ रहा है आपको, सेम रीडिंग आ रहा है। आपको एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले तो बताओ। सेल्सियस वाला कितना आ जाएगा, या पहले फ़ारेनहाइट वाला लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट वाला कितना आ जाएगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा डिवाइडेड बाय सेल्सियस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा माइनस कितना होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर फ़ारेनहाइट में लिखा है ना, तो आ जाएगा एक्स माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिवाइड बाय एक्स माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0। ठीक है, यही करते हैं ना, यही करते हैं ना। ये यस कितना आ सर। जाएगा 180 बाई 100 इक्वल टू कितना जाएगा x माइनस 32 डिवाइड बाई एक्स। इसको तो डायरेक्ट लिख देना चाहिए 9/5, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू, ठीक है 9 में 5 हो जाएगा ये, तो 9x इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, तो कितना हो जाएगा ये 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4 से 8 टाइम्स कट गया ये, तो हो जाएगा -40। ठीक है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, जहाँ पे दोनों की -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो बेसिकली अपने आप को हमने थर्मोमेट्री के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आएगा तो इसी स्केल से इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक नया स्केल बना के दे देगा कुछ, वहाँ से आपको रीडिंग वीडिंग निकालना होगा। बस आप सिंपल सा इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, कहीं भी आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, ये आपका 30 मार्क का फॉर्मूला है, जिसको याद रखो। और फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्लोप को हमको इक्वल करना है, स्लोप को हमको इक्वल करना है। ठीक है, ये हो गया थर्मोमेट्री। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कहीं पे दिक्कत है तो बताओ। नो सर। बाकी लोग नो सर। कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई जी तुम लोग का? बहुत दिन बाद मिले हो हैं आदित्य गौतम। ये तुम लोग का नंबर कितना आ रहा है टेस्ट में, देख ही नहीं पाते आजकल तो तुम लोग का नंबर कितना आ रहा है नंबर में चंदन? सर मेरा 450 का राउंड आ रहा है। और गौतम, गौतम ये बोलेगा ही नहीं नंबर के नाम पे। और सुधांशु? सर इस बार 550 आया था। 550 आएगा। अच्छा, किस में कम आ जा रहा है जी, बायोलॉजी में कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में? फिजिक्स ही सर होगा। इस बार तो केमिस्ट्री में कम आया था। अरे केमिस्ट्री में कैसे कम ला सकता है,
केमिस्ट्री तो ठीक ही होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो। फिजिक्स ही गड़बड़ होता है बायोलॉजी वाला स्टूडेंट को। सबका एक ही धंधा है, पता नहीं सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बनता। क्योंकि एक तो सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तुम लोग उसी में नहीं बनाते हो। बाकी तो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में तो रटना ही है, नहीं है? यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो रटना ही है। फिजिक्स में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो। अब जैसे आप पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट हो गया है, तो जितना जल्दी फटाफट रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, जितना कर सकते हो। अब प्रैक्टिस करने के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, उनको प्रैक्टिस करते रहो। आधे क्वेश्चन तो रिपीटेड हो जाएंगे, आधे क्वेश्चन रिपीट रहेंगे। अलग अलग एग्जाम का पकड़ लो, एम्स का, नीट का तो पकड़ोगे ही। अलग अलग पुराने एग्जाम होते थे, सब अलग अलग होते थे। कर्नाटका का अलग होता था, पता नहीं वेस्ट बंगाल का शायद अलग होता था, क्या होता था मेडिकल का। तो सबके क्वेश्चन निकाल लो। सी सैट पता नहीं क्या क्या होता था पहले, उन सबके क्वेश्चन निकाल के उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। मोर देन सफिशिएंट है आई थिंक कि फिजिक्स में तो। उससे ज़्यादा बाहर को 90 नहीं, ज़्यादा हो गया। 50% क्वेश्चन तो समझ लो कि सेम ही सेम आ जाएंगे, हो सकता है डाटा भी चेंज ना हो। बहुत चांसेस, अगर सारे तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना, सारे प्रीवियस ईयर हर स्टेट का उठा के, बिहार का जो होता था, कर्नाटका का होता था, छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ का होता था, सारे उठा के कर लोगे तो देखना तुम, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बाकी तो सेम कॉन्सेप्ट पर तो पूरा पूरा होता है, कॉन्सेप्ट पता लग जाता ही नहीं है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले ज्ञान की बात में करेंगे। कब तक क्लास चलता है? 5 बजे तक? 4:50। 4:50 तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। नाम से पता चल रहा होगा, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना। अगर किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट देते हो, ठीक है, या गर्म करते हो, तो क्या होता है? वो क्या करता है? एक्सपैंड कर जाता है। वो क्या करता है? एक्सपैंड कर जाता है। मान लो कि इसको आपने हीट किया, तो क्या करेगा? सभी तरफ से क्या करेगा? ये एक्सपैंड कर जाएगा। क्यों एक्सपैंड करता है? क्यों एक्सपैंड करता है? कोई बताएगा? हीट दोगे तो क्या होगा? पूरा तो पढ़ लियो थर्मोडायनेमिक्स, फिर भी खत्म कहानी। फिर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। हाँ, हीट दोगे तो बेसिकली क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाएंगे। वेरी गुड। अब क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स तो भागना चाहेगा, तो फिर थोड़ा डायमेंशन बढ़ जाता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, तो बेसिकली क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होता है इसका? इंक्रीज कर जाता है। तो वाइब्रेशन इंक्रीज करने से एक्सपेंशन हो जाता है, यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हो ना? यस। क्या है एग्जैक्टली ये सही रीजन है क्या? वाइब्रेशन इंक्रीज करता, सही बात है, एक्सपेंशन हो जाता है। अब मान लो कि मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है। पहले मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, ठीक है। अब इसका एनर्जी हम लोग बढ़ा दिए, टेम्परेचर हीट देके, टेम्परेचराइज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वाइब्रेशन इसका बढ़ गया। वाइब्रेशन अब इतना में होने लग गया, ठीक है। अभी भी इसका जो मीन पोजीशन होगा क्या होगा? यही होगा ना? मीन पोजीशन क्या होगा इसका? यही होगा। यानी मान लो कि यहाँ पे है, ये मान लो कि यहाँ पे है कोई मॉलिक्यूल है, इसका एटम है, और इस एटम का हमने एनर्जी देके हीट देके इसका टेम्परेचर राइज करके काइनेटिक एनर्जी को हमने बढ़ा दिया, यानी वाइब्रेशन इसका बढ़ा दिया। तो मान लो कि पहले यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है। अब इसका बढ़ाने से वाइब्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन बढ़ जाने से क्या हो गया? कि इसका मीन पोजीशन तो अभी भी इतना ही रहा। मीन पोजीशन क्या रहा? अभी भी तो यही रहा। यानी इसका मीन पोजीशन कहने का मतलब एवरेज पोजीशन, यानी किसी एवरेज पोजीशन देखेंगे मॉलिक्यूल्स का, तो क्या आएगा? यहीं पे आएगा। तो फिर एक्सपेंशन क्यों होगा? ये क्या एग्जैक्ट रीजन है क्या? अगर इधर की ओर ये बढ़ा, इधर की ओर बढ़ा इसका, तो इधर भी तो बढ़ा, तो इसका जो मेन पोजीशन रहेगा अभी भी यहीं पे रहेगा जैसे पहले था। तो एक्सपेंशन तो नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेंशन क्यों होता है? इस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जो एनर्जी वाला ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाला ग्राफ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किसी भी मटेरियल का कैसा होता है। किसी भी मटेरियल का इधर हम लोग बनाते हैं एनर्जी, ये मत पूछना कहाँ से बनाए हैं, क्यों, क्योंकि ये भी किसी ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला होगा, सपना नहीं आया किसी का। इधर हम लोग लेते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कितने इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इनफिनिट नंबर होंगे, इनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर सेपरेशन अगर बढ़ता है या फिर घटता है, इस सब्सटेंस का पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करता है उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, कभी देखे होंगे, कभी आपने इस तरह से ग्राफ बना हुआ देखे होंगे, ठीक है। ये कब है, जब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम का मिनिमम है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो क्या होगा, ये जो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होंगे, सपोज दैट के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर नॉट है, यही बेसिकली क्या होगा, दो एटम के बीच में सेपरेशन है। ये जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हम लोग दिखा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, दो एटम के इंटरमोलिकुलर बोल रहे हैं ना, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन हम लोग दिखा रहे हैं। ये जो ग्राफ होता है आप देखोगे ध्यान से तो एक ग्राफ अनसिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है, इधर से कम खुला हुआ है और इधर से क्या हुआ है, ज्यादा खुला हुआ है। क्या डिफरेंस आएगा इस होने से, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट देने से क्या होगा, इसका एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल, इस एनर्जी पे पार्टिकल, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके जो मॉलिक्यूल्स है क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। इनके बीच में सेपरेशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मैं ब्लू ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। अगर आप इसका एनर्जी और बढ़ा देते हो, इसका एनर्जी और बढ़ा देते हो, इस दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वाइब्रेशन होगा उनके बीच में जो सेपरेशन होगा इतना हो जाएगा। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे ये सेपरेशन क्या होता जाएगा, इस तरह से इंक्रीज करते जाएगा, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो जैसे जैसे आपने एनर्जी बढ़ाते जाए आप देखोगे, अगर इस दोनों का एवरेज पॉइंट ले हम लोग, ठीक है, इस दोनों का एवरेज पॉइंट ले तो क्या आएगा, ये आएगा कहीं पे, इस दोनों का एवरेज पॉइंट ले तो क्या आएगा, ये आएगा, इस दोनों का एवरेज पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर सारे पॉइंट को आप मिला दो इस तरह से देखोगे, यानी अगर मान लो कि किसी के टाइम पे आपने हीट देते हुए उसका एनर्जी क्या कर दिया, इतना कर दिया, इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज सेपरेशन होगा वो क्या होगा, आर नॉट ना होके क्या हो जाएगा, कोई डिस्टेंस आर डैश हो जाएगा। तो आर डैश क्या है बेसिकली, तो ग्रेटर देन आर नॉट है, ठीक है। तो जो अनसिमेट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ग्राफ जो है, अनसिमेट्रिकल होने के कारण क्या हुआ, वाइब्रेशन तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन क्या है, सिमेट्रिकल ना होने के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का जो एवरेज डिस्टेंस वो क्या हो गया, इंक्रीज करते चला गया, ये क्या हो गया, इंक्रीज करते चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें वाइब्रेशन हमने दिए तो इधर के क्या हुआ, एक तरफ का डिस्टेंस ज्यादा हो गया और एक तरफ का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यानी एक तरफ से ज्यादा भागा एक तरफ, अब इसका कहीं एवरेज देखोगे तो क्या होगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले अगर पॉइंट यहाँ पे था तो अब कहाँ हो गया, इसका मीन पोजीशन क्या हो गया, इधर हो गया, मतलब ये क्या किया, एक्सपैंड कर गया, ये क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। अगर इंटरमोलिकुलर व्यू देखोगे तो अनसिमेट्रिकल ग्राफ होने के कारण, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपेंशन का मेन रीजन होता है। अगर ग्राफ मान लो कि सिमेट्रिकल होता, एक ग्राफ मान लो कि सिमेट्रिकल होता, नीचे बनाते हैं, होता नहीं है लेकिन फिर भी बना के दिखाते हैं, मान लो कि एक ग्राफ क्या होता, सिमेट्रिकल होता बेसिकली इस तरह से, सिमेट्रिकल ग्राफ होता, इफ लगा देते हैं, अगर सिमेट्रिकल ग्राफ होता तो क्या होता, आप एनर्जी बढ़ाते जाओ, ठीक है, अलग अलग एनर्जी बढ़ाते जाओ,
पार्टिकल का जो सेपरेशन होता है उसका वाइब्रेशन एनर्जी तो इंक्रीज होती, लेकिन हर पॉइंट पे इसका जो एवरेज होता क्या होता, यही रहता। ठीक है, इस केस में अगर आप एनर्जी बढ़ाते जाओ तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इसका इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है क्या है, सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट जाएगा। इस कंडीशन में पार्टिकल पहले जहां दिख रहा था अभी भी क्या दिखेगा, उतना ही दिखेगा। बस क्या होगा, अपने मीन पोजीशन से उसका सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वाइब्रेशन उसका दूर दूर तक होगा, लेकिन उसका जो मीन पोजीशन होगा क्या रहेगा, वही रहेगा जो पहले था। इस केस में एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंशन डिपेंड करता है इस ग्राफ पे। ये ग्राफ हर पार्टिकल का, हर मैटर का अलग अलग होता है, इसलिए एक्सपेंशन भी हर मैटर में अलग अलग ढंग से होगा। जिसका ग्राफ ज्यादा खुला रहेगा उसमें एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका कम रहेगा उसमें क्या होगा, कम रहेगा। किसी का सिमेट्रिकल होगा तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिकल किसी का होता नहीं है। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन होगा वो इसी कर्व के कारण हम लोग, तो बेसिकली जो एक्सपेंशन का रीजन है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये जो कर्व है, एक ऐसा कर्व है अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, यही इसका क्या होता है, मेन रीजन होता है एक्सपेंशन का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, वाइब्रेशन बढ़ने से, सिर्फ अगर बोले कि सिर्फ वाइब्रेशन बढ़ने से किसी का एक्सपेंशन होता है, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका, होता तो उसी कारण है, वाइब्रेशन बढ़ने से होता है, लेकिन वाइब्रेशन बढ़ने के कारण साथ साथ क्या है, ये जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का, वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इसके कारण एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी के साथ इंक्रीज करते जाता है, इसलिए क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे कैसे हो सकता है, अगर बॉडी अगर मान लो कि वन डायमेंशनल हो तो वन डायमेंशनल होगा, अगर मान लो कि स्फेरिकल हो मतलब सरफेस वाला हो तो सरफेस एक्सपेंशन होगा, अगर मान लो कि कोई वॉल्यूमेट्रिक हो तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर मान लो कि सिर्फ वन डायमेंशन, मान लो कि रॉड है तो रॉड में कैसा एक्सपेंशन होगा, तो सिर्फ लेंथ में होगा। ठीक है, इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग बोले हैं क्या, लीनियर एक्सपेंशन। मान लो कोई सीट है, सीट में अगर हीट दिए एक्सपैंड करेगा तो उसको एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस एक्सपेंशन। अगर मान लो कोई स्फेयर है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, या फिर कोई क्यूब है उसको हीट कर रहे हैं, उस तरह के जो एक्सपेंशन होगा उसको पूरे वॉल्यूम में होगा। एक्सपेंशन हमेशा हीट दोगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन ही होगा। ठीक है, रेयर केस होगा जहाँ पे कंप्रेशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक जगह पर देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में देखेंगे आपकी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे अगर आप इसको कूल कर रहे हैं तो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। बाकी हर जगह पे कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, ऐसे मटेरियल का अंत नहीं है, हो सकता है ऐसा बहुत सारे मटेरियल हो जो कूल करने पे एक्सपैंड करते हो। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम लोग मान के चलेंगे कि जहाँ भी हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, और कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, फिर हम लोग सरफेस एक्सपेंशन, फिर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सबसे पहले हम लोग करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। सपोज दैट इसका जो ओरिजिनल लेंथ है इस रॉड का, मान लो कि L नॉट है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया या फिर टेम्परेचर रेज किया, जो भी किया, इसको हीट दिया। हीट देने के बाद क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका जो लेंथ होगा क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट इसका जो लेंथ हो गया L नॉट प्लस डेल्टा L से इसका लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये जो डेल्टा L होता है, चेंज इन लेंथ होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर। मान लो कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे टी था, आपने हीट देके इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ उसके प्रोपोर्शनल इसमें चेंज इन लेंथ आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा चेंज करोगे टेम्परेचर में तो लेंथ में भी क्या आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा। साथ ही साथ ये जो चेंज इन लेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, यानी L नॉट। यानी अगर रॉड मान लो कि 10 मीटर का था, अगर रॉड आप 15 मीटर का ले लोगे तो उसमें एक्सपेंशन क्या होगा, सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेज करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यानी जो चेंज इन लेंथ है
क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। ठीक है, पर यूनिट लेंथ सेम होगा क्या एक्सपेंशन? क्या बोल रहे हो? सर बोल रहे जो एक्सपेंशन है वो पर यूनिट लेंथ सेम होगा? हाँ, दिखाते हैं, बताते हैं क्या होगा। और डिपेंड करेगा उस पर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर चेंज इन टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हो तो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटा रहे हो, ठीक है, इसको हटा के एक कांस्टेंट हम लोग यूज कर लेते हैं अल्फा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल नॉट। अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल है उसी पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, स्टील का अलग होगा, ब्रॉन्ज का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, जो भी एक्सपेंड कर रहा है सब मटेरियल का आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो किसी किसी तरीके से निकाल के आना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, और साथ ही साथ एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल अभी उस पर नहीं देखेंगे, बाद में बताएंगे उसको। ठीक है, मतलब डायरेक्टली, मतलब कि ये जो होता है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मान के चलेंगे, अब यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हटा के हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तब अल्फा क्या करता है, चेंज करता है। अगर मन बहुत ज़्यादा रेंज का टेम्परेचर चेंज कर लिए हो तो क्या होगा, अल्फा चेंज करेगा। तो हम लोग ऐसा स्टार मार्क दे के लिख सकते हैं, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तो अल्फा चेंज करेगा। डेल्टा एल क्या है, तो चेंज इन लेंथ है। ठीक है, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। अभी जो तुम पूछ रहा था कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल बाई एल नॉट, ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो देख लो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। ठीक है, मान के चल लेते हैं कि एल नॉट प्लस डेल्टा एल कुछ ऐसा है, एल डैश है। ठीक है, अगर यहाँ से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा एल डैश माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस एल नॉट, या फिर एल फाइनल भी लिख देते हैं इसको, एल डैश की जगह पर ज़्यादा बेटर रहेगा, एल फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल लेंथ निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, फाइनल लेंथ एल फाइनल हो जाएगा, ये एल फाइनल इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नॉट कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जिस फॉर्मेट में आपको याद रखना है याद रखो, दोनों चीज़ क्या है, सेम ही है, एक पता होगा दूसरा आराम से आ जाएगा। अगर किसी भी टेम्परेचर पे आपको लेंथ निकालना हो तो कितना हो जाएगा, एल नॉट इंटू एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, या फिर एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। जो याद रखना है आपको, जैसे याद रखना है, एक याद रखोगे सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि डेल्टा टी क्या होगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा एल क्या है, तो चेंज इन लेंथ, और एल नोट क्या है, तो ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये तो हुआ हम लोग के लिए लीनियर एक्सपेंशन की बात। ठीक है, तो आपको बताए हुए थे कि ये जो चीज़ें है, ये अगर मान लो कि टेम्परेचर राइज
कम है तो उसके लिए वैलिड है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, अगर मान लो कि डेल्टा टी बहुत बड़ा है, उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके केस में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसे आप इसको देख लो, बस ज़रूरत नहीं है। एल टी इजक्वल टू या फिर एल फाइनल इजक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी स्क्वायर प्लस सोस ऑन अल्फा 3 टी क्यू प्लस प्लस प्लस। ये सब अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये सब दिया रहेगा आपको, ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ऐसे बता दिया हूँ कि मान लो कि टेम्परेचर राइज क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। मान लो कि 1000 केल्विन का चेंजेज आ गया, 1000 डिग्री सेल्सियस का चेंजेज आ गया, उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आपको मेंशन नहीं हो आप तब तक यही यूज करेंगे, आपके सिलेबस में बस यही है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अल्फा 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा 3, सो कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया हूँ बस। आगे हम लोग चलते हैं, क्या है दूसरा है हमारा लीनियर एक्सपेंशन हो गया। लीनियर एक्सपेंशन की तरह ही हमारा क्या होता है, सरफेस एक्सपेंशन भी होता है। लीनियर एक्सपेंशन की तरह भी हमारा सरफेस एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है। मान लो कि कोई इस तरह से सीट है या कोई भी है सर्कल टाइप का, इसका इनिशियल जो था सरफेस एरिया वो था ए नॉट, आपने हीट करके इसका सरफेस एरिया मान लो कि ए डैश हो गया, ठीक है, आपने हीट दिया और ए डैश हो गया, और जो चेंज इन एरिया हुआ उसको हम सोच रहे हैं कि डेल्टा ए बोले, ठीक है। चेंज इन एरिया कितना होगा इसमें, डेल्टा ए। अगेन यहाँ पे देखोगे तो चेंज इन एरिया बहुत सिंपल सी चीज़ है, बोरिंग सा। चेंज इन एरिया जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो ओरिजिनल एरिया जो था इसका, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे कि डेल्टा ए को हटा के, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट डाल देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू ए नॉट, जहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, सरफेस एक्सपेंशन। वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। कुछ नहीं है, वॉल्यूम भी करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा मटेरियल पे, ठीक है। तब इसको डिफाइन करना होगा बीटा को, तो बीटा कैसे डिफाइन होगा, तो बीटा इक्वल टू चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यानी अगर बीटा को डिफाइन करना होगा, वहाँ भी इसे ही लिख लेंगे, अल्फा को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो बीटा कैसे डिफाइन होगा, तो चेंज इन एरिया, कुछ नहीं है, सब सिंपल सिंपल चीज़ है, ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ। चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। मान लो कि लेबोरेटरी में आपको बीटा मेजर करना है कि बीटा कितना होगा, तो क्या करोगे, आप टेम्परेचर राइज करोगे, मेजर करोगे उसका कितना हुआ, उससे आप उसका वॉल्यूम में चेंज निकालोगे कितना हुआ, और ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना था उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंटल करके लैब में आप बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जितने भी लैब में सारा मटेरियल का बीटा निकालना होगा इसी तरह से निकालते हैं, चेंज इन एरिया डिवाइड बाई, इसका कितना होगा, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अगर बीटा डिफाइन करना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ अल्फा भी डिफाइन हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ, अल्फा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सब एक ही चीज है। अगर यहाँ से भी अगर आपको लिखना होगा, ठीक है, ए डैश इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली देता हूँ, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। आपका
आपका ना। यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? आ रहा हो? अब ठीक है। नीचे वाले भी सुन रहे हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखना है क्या सब कुछ? डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तुम लोग तेज हो, होशियार लोग हो। डेल्टा वी अगर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। वी नॉट मतलब ओरिजिनल जो इसका वॉल्यूम होगा। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को और हम डाल देंगे कहाँ? यहाँ पे अल्फा डाल दें, बीटा डाल दें तो गामा बच गया। गामा डाल देते हैं, गामा डेल्टा टी इंटू वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से गामा डिफाइन करना होगा तो क्या हो जाएगा? एकदम बोरिंग सा चीज है। गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाई राइज इन टेम्परेचर। अगेन क्या होगा? डिपेंड करेगा किस पे? किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर पे तो वो सब भी कर रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा करता है टेम्परेचर पे डिपेंड। कई बार आपको दिया रहेगा इसका, चलो बताएंगे बाद में। ये आपका हो गया गामा की वैल्यू होगी डेल्टा वी डिवाइड बाई वी नॉट इंटू डेल्टा टी। बड़ा ऑब्वियस है सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग को लिखना तो नहीं है ना कि आप गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। गामा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। उससे पहले एक चीज करेंगे कि इन सब का जो हम लोग लिखे, ठीक है, हम लोग क्या लिखे कि डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा इंटू, बताओ कितना होगा? एल नॉट डेल्टा टी। उसी तरह से डेल्टा ए इक्वल टू कितना आ गया? तो बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ गया? तो गामा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म में dl बाई dt इक्वल टू कितना जगह? 1 अपॉन एल नॉट इंटू, कौन ऐसे बोल रहा है जिसकी आवाज एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा? 1 अपॉन एल नॉट इंटू डी एल बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। अल्फा को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो कैसे हो जाएगा? उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए नॉट इंटू डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? बीटा हो जाएगा। मान लो कि अल्फा बीटा का दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, तो आप डिफरेंशियल फॉर्म वाला इक्वेशन आप यूज कर लेना। जब तक कांस्टेंट दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेगा क्वेश्चन में कोई वेरिएबल दे दे, ऐसे नहीं देगा मेडिकल में तो बिल्कुल भी। अगर दिया रहेगा तो आप डिफरेंशियल फॉर्म में यूज कर लेंगे। क्वेश्चन भी करके बताएंगे बाद में। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वी नॉट इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? गामा आ जाएगा। एक ऐसा फॉर्मेट हो गया, डिफरेंशियल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस डेल्टा डेल्टा की जगह पर हमने क्या कर दिया है? डी 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 कर दिया है। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। क्या होता है जी? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये सब चीज तो खुद से पढ़ लेते यार तुम लोग हैं। इतना टफ था क्या ये सब चीजें? सबसे पहले अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालते हैं। अल्फा क्या था? अल्फा था लीनियर एक्सपेंशन और बीटा क्या था? तो सरफेस एक्सपेंशन। सपोज दैट एक ऐसा ले लेते हैं हम लोग, रॉड ले लेते हैं जिसका लेंथ है a और इसका विड्थ क्या है b। ठीक है, अगर मान लो इसको हीट किए हमने, डेल्टा टी से अगर टेम्परेचर चेंज कर दिए, ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या होगा? इसका लेंथ भी बढ़ेगा और इसका विड्थ भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लो कि a बढ़ के कितना हो गया? a डैश हो गया। ठीक है, ए पूरा लेंथ कितना हो गया? ए डैश हो गया। उस तरह से बी बढ़ के क्या हो गया? बी डैश हो गया। ए बढ़ के ए डैश हो गया, बी बढ़ के बी डैश हो गया। मान लो कि लेंथ का जो इसका लीनियर एक्सपेंशन था, मान लो कि अल्फा 1 है
और जो बिट था उसका मान लो कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, अल्फा 2 है। ठीक है, पहले अल्फा बीटा में रिलेशन निकालते हैं क्या होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पहला निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसलिए 2 डायमेंशन लिए हैं। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि अभी एरिया ए नॉट एरिया कितना होगा, ए नॉट एरिया इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए नॉट एरिया इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू बी। किसी भी टाइम पे मान लो कि एरिया होगा ए इक्वल टू, मान लेते हैं कि ए इंटू बी है। अगर हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी, कैसे लिख लेते हैं ज़्यादा बेटर है, बी इंटू कुछ नहीं डिफरेंशिएशन करना आता होगा, प्लस ए इंटू डेल्टा बी। अगर हम लोग डिफरेंशियल एरिया निकाल रहे हैं, चेंज इन एरिया कितना होगा, तो बेसिकली हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू डेल्टा ए प्लस ए इंटू डेल्टा बी। दोनों तरफ क्या करो, ए से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ क्या करो, ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए क्या आएगा, डेल्टा ए बाई क्या आएगा, डेल्टा ए क्या होता था, बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी, ये होता था ना, बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। क्या सो गए जी, सर फिर आवाज नहीं आ रहा है। तो बोलो ना कम से कम, आवाज अब आ रहा है क्या। हाँ सर। अरे इसमें जो माइक है ना वो थोड़ा बोलते बोलते नीचे हो जाता है मेरे से। अभी ठीक है ना आवाज, हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा हूँ कि डेल्टा ए बाई ए क्या होगा, तो डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा डेल्टा टी। टी। उसी तरह से डेल्टा ए, अब एक जगह पे क्या पुट कर दो, आप ए भी पुट कर दो, पहले ऐसे लिख देते हैं इसको, मिटर जा, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, अब एक जगह पे अगर ए भी पुट करोगे, एक जगह पे ए भी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस ये क्या बच जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बी। तो डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल ए बाई ए कितना हो जाएगा, ये क्या है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी, दे रखा था अल्फा 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, अगर मान लो कि सेम टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, इसका लेंथ भी और विड्थ भी आइसोट्रोपिक मटेरियल है, आइसोट्रोपिक मटेरियल इसको बोलते हैं, जिसका पता ही होगा ये सब चीज, तो इसका हर तरफ एक्सपेंशन क्या हो, सेम हो, हर हर तरफ मटेरियल क्या हो, एक ही तरह का मटेरियल हो। ठीक है, उसी केस में क्या होगा, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, मान लो सेम मटेरियल है, इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, थ्रू आउट मटेरियल कैसा है, सेम मटेरियल है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा। ये हो गया बेसिकली हमारा रिलेशन बिटवीन क्या, लीनियर एक्सपेंशन एंड सरफेस एक्सपेंशन। सेकंड है रिलेशन बिटवीन क्या निकालते हैं, अल्फा गामा बीटा गामा, गामा एंड अल्फा निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं क्यू ले लेते हैं। ठीक है, जिसका लेंथ है ए, विड्थ मान लेते हैं बी, और इसका जो हाइट है मान लेते हैं कि सी है। इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू बी इंटू
सी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डेल्टा ए प्लस क्या हो जाएगा सी इंटू ए इंटू डेल्टा बी प्लस ए इंटू बी इंटू डेल्टा सी। होगा ना, प्रोडक्ट रूल पढ़े होगे। अब सब तरफ क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सब तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इधर हम ए बी सी लिख देते हैं एक बार में, इधर हम लोग ए बी सी लिख देते हैं, वॉल्यूम की जगह पे ए बी सी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। डेल्टा बी बाई बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा, मान लो कि यहाँ पर दे रखा है इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, ठीक है, इसका अल्फा 2 है और इसका मान लो कि अल्फा 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गामा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी प्लस अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सबसे जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अगर सेम मटेरियल हो तो अगेन क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और सेम मटेरियल, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, तो वहां से क्या आ रहा था, बीटा इक्वल टू कितना आ रहा था, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो सबको मिला के लिख दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि बीटा इक्वल टू कितना था 2 अल्फा, और यहाँ से देखो तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो गामा बाई 3। अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है, ये क्या हो गया, सब में रिलेशन हो गया। ठीक है, अल्फा इक्वल टू ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक और सरफेस वाला। इसमें बहुत सारा चीज है, टाइम बचा हुआ अपने पास, ये तो बस बेसिक साइड ही बताया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसका पूरा एप्लीकेशन है अपने पास। 5-6 मिनट बचा हुआ है, 5-6 मिनट में हम लोग थोड़ा सा एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। थोड़ा सा है बस थियोरेटिकल पार्ट है, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप में होता है इसका एप्लीकेशन, और भी बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है, वो सारा हम लोग देखेंगे। पेरेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी में कैसे चेंज होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये सब पढ़े भी होंगे 8, 9, 10 में, कहीं तो कहीं पढ़े होंगे। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, किसी को आइडिया है क्या, क्या होता है? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कोई आइडिया है कि क्या होता है? नो सर। स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है मेरे को। एनोमलस क्या होता है स्पेलिंग जी? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, शायद यही होगा। सर ANA ANA, MOLOUS। ठीक है, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, पता ना तुम लोग को। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अभी हम लोग किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर लोग घटाएंगे हम लोग, तो बेसिकली क्या होगा, कांटेक्ट करेगा, क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। वाटर में भी क्या होता है, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो क्या करता है, कांटेक्ट करता है, लेकिन कहाँ तक कांटेक्ट करता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, वाटर कांटेक्ट करता है। जैसे टेम्परेचर इसका 4 डिग्री सेल्सियस से आप कम करोगे तो क्या करेगा, इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी इसका जो कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, एनोमलस बिहेवियर है इसका।
ठीक है ना, ऐसा कोई शो नहीं करता, ये अलग सा है, इसलिए हमको जानना जरूरी है। ठीक है, वाटर का अलग प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे इसका नीचे का टेम्परेचर क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा। और ये बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है ये? जैसे कि सी वाटर में आप देखे होंगे, लेक में चाहे कहीं पे भी जहाँ बर्फ बर्फ जमती है, मान लो कि लेक है चाहे कोई भी नदी है, ठीक है, मान लो लेक है। लेक में क्या होता है ठंड के टाइम में, मान लो कि ठंडे वाला एरिया में लेक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करना शुरू करता है। तो टेम्परेचर फॉल करना शुरू करेगा तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है पानी का, वो पहले क्या होगा, कूल डाउन होगा। ठीक है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएगा, ये क्या होते जाएगा, कूल होते जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि टेम्परेचर कूल हुआ कुछ, मान लो कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, ये भी कितना पे होगा, 20 पे होगा। अब मान लो कि घट के हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, ये भी जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये भी क्या होगा, ऐसे कॉन्टैक्ट में है, इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से पहले तो क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है। जैसे कॉन्टैक्ट करेगा इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अगर कम हो गया, ऊपर वाले मास का, वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी क्या कर जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। जैसी डेंसिटी इंक्रीज करेगा, वाटर क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, और जो नीचे वाला हल्का वाटर है क्या कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसका फिर से टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, वाटर हैवी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट होने के कारण उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी बढ़ने से तो वाटर अगेन क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से सारा वाटर नीचे से ऊपर आता जाएगा, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पॉन्ड का 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे और टेम्परेचर कम करते जाओगे, मान लो कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो क्या करेगा, पहले जो सरफेस वाला वाटर है क्या होगा, 4 पे आएगा, फिर सरफेस वाला वाटर नीचे जाएगा, फिर नीचे वाला वाटर क्या करेगा, ऊपर आएगा। ये सब बात पता है ना। फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरह से कन्वेक्शन मेथड, पानी गर्म कैसे होता है, याद है कुछ, यस सर। नीचे वाला का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हल्का होने से इसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने से क्या होता है, लाइट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर से ठंडा पानी नीचे जाता है, फिर गर्म हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो रिवर्स प्रोसेस वैसे ही होगा, ऊपर वाला वाटर अगर ठंडा होगा तो उसका डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वाटर क्या जाएगा नीचे, और नीचे वाला जो गर्म वाटर है क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, वापस ठंडा होगा। इस तरह से होते रहेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 4 से नीचे आया, कोई माइक म्यूट करना जिसका आवाज आ रहा है, 2 मिनट का लिए, जैसे इसका टेम्परेचर 4 से नीचे आएगा, ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, अब इसका जो डेंसिटी होगा और कम हो जाएगा, ज्यादा होने के बजाय क्या होगा, कम हो जाएगा। ये क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। 4 डिग्री से ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, ये वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो जैसे एक्सपैंड कर गया क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, तो क्या ये नीचे आ पाएगा, क्या नीचे आ नहीं पाएगा। जैसे जैसे 4 से कम होता जाएगा टेम्परेचर, सिर्फ जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या बनेगा, आइस में बनेगा। ठीक है, उसके नीचे वाला जो वाटर रहेगा वो क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रह जाएगा। इसलिए क्या होगा, पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट नहीं होगा लेक। ये बहुत फायदेमंद होता है, जो अपने जितने भी सी वाले जितने भी जीव हैं, मछली उछली है, उन सब के लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। सोचो नेचर कितना अच्छे तरीके से बना रखा है चीज़ों को। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली से चलते रहता, अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं शो करता वाटर, तो क्या होता, पूरा का पूरा जो लेक था क्या होता, फ्रीज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये कांटेक्ट करने के बजाय एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ अपर वाला लेयर जो है आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके नीचे वाला लेयर कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आइस बनेगा वो क्या होगा, इस इधर के थ्रू हीट क्या होता है, ट्रांसफर होने से, ठीक है, यहाँ से कुछ हीट ट्रांसफर होके, और तो आइस का लेयर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आइस जैसे जैसे मोटा होता जाता है, हीट का कंडक्शन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आइस क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो आगे भी देखेंगे हम लोग कैसे कैसे आइस का थिकनेस बढ़ता है। अभी तो बस अपने को ध्यान तक आइस फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और नीचे वाला पूरा का पूरा लेक आइस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता है, तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण होता है। ठीक है, और इसका कहाँ पे, तो देखे होंगे ठंडे प्रदेश में जहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहाँ पे पाइपलाइन फट जाता है ठंड के टाइम में। पाइपलाइन क्या होता है, फट जाता है। अब मान लें कि आपके यहाँ पे जो पाइपलाइन लगा हुआ है, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 0 के आसपास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
4 से कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस जैसे कम होगा इस वाटर की डेंसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, एक्सपैंड करेगा। डेंसिटी क्या होता है इसका, कम होता है तो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या करेगा, वाटर एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा तो पाइप क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये सब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन से जो एक्सपेंशन में क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उस पर। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब भी क्लास होगा तो। ठीक है, कोई पूछना है किसी को, पूछना है? पीडीएफ भी चाहिए क्या? पीडीएफ चाहिए नहीं चाहिए बताओ? सर लिख लिए। चलो ठीक है, फिर भेज देते हैं। दो तीन दिन और चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ लगा कि टफ नो है? सर। हाँ, बड़ा सिंपल सिंपल है, इसलिए इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एफर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें। क्या था जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलो ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग को, भेज देंगे पीडीएफ हम।